तो बच्चा लोग क्लास 10th फिजिक्स में ह्यूमन आई हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आ गए हैं और इस लेक्चर में हम लोग एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे और उसके कुछ उदाहरण यानी एग्जाम्पल्स को देखेंगे। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है और वो कौन कौन से उदाहरण हैं जहाँ हमको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन यानी वायुमंडलीय अपवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन होता क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। हमको सबको पता है कि अर्थ के पास एक एटमॉस्फेयर है, पृथ्वी का अपना क्या है, वायुमंडल है ना। और उस वायुमंडल में बहुत सारी लेयर्स हैं, है ना। एक लेयर के बाद एक लेयर के बाद एक लेयर के बाद एक लेयर के बाद एक, जैसे ओजोन लेयर है, सबसे टॉप पे कौन सी लेयर आती है, ओजोन लेयर आती है। फिर सबसे नीचे पे हम लोग हैं जहाँ पे ऑक्सीजन वाली लेयर आती है। तो ऐसे ही करते करते बहुत सारी लेयर्स हैं पार्टिकल्स की, एयर्स की, गैसेज की। तो गैसों की, हवाओं की, कणों की बहुत सारी क्या हैं, लेयर्स हैं, लेयर बाय लेयर। तो वो हमारा वायुमंडल है। तो हमारे वायुमंडल में गैसेज की, एयर की और डिफरेंट टाइप्स के पार्टिकल्स की, छोटे बड़े क्या हैं, लेयर्स हैं। ठीक है, सतहें हैं। तो अब ये जो हमारा वायुमंडल है, क्योंकि इसमें बहुत सारी लेयर्स हैं, तो हर लेयर का अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने पीछे बताया था कि क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब जब कोई चीज़ एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते वक्त तो कितना भटक गई। जैसे लाइट की ही बात कर लो, तो लाइट जब एक मीडियम से आती है दूसरे मीडियम में घुसती है, तो दूसरे मीडियम में घुसती है तो बेंड हो जाती है। तो कितना बेंड हुई वही उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है, तो अपने रास्ते से कितना भटक गई वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो विभिन्न प्रकार की लेयर्स होती हैं, तो हर लेयर का अपना अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। भाई किसी लेयर में ज़्यादा घने पार्टिकल्स होंगे तो ज़्यादा बेंड करेगा, किसी लेयर में कम पार्टिकल्स होंगे तो वो कम बेंड करेगा, किसी लेयर में न ज़्यादा होंगे न कम होंगे, मीडियम में होंगे तो वो न ज़्यादा भी बेंड नहीं करेगा, कम भी बेंड नहीं करेगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हर लेयर का अपना अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। हर लेयर के पास अलग अलग साइज़ के पार्टिकल्स, और किसी में ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं, किसी में कम पार्टिकल्स होते हैं। तो कोई ज़्यादा बेंड कर देता है, कोई कम बेंड कर देता है। जो ज़्यादा बेंड कर देता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, जो कम बेंड करता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। तो एटमॉस्फेयर के द्वारा लाइट का बेंड हो जाना, लाइट रे का क्या हो जाना, बेंड हो जाना, यही होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर्स हैं, उन्हीं लेयर्स की वजह से क्या हो रहा है, कोई कम बेंड कर रहा है, कोई ज़्यादा बेंड कर रहा है, माने लाइट रे बेंड हो जा रही है। तो इसको हम बोल रहे हैं क्या, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और समझते हैं इसको, द अपारेंट रैंडम वेवरिंग। हम कहाँ देखते हैं इसको, जैसे अपारेंट रैंडम वेवरिंग का मतलब होता है झिलमिल करना। आर फ्लिकरिंग, वेवरिंग या फ्लिकरिंग दोनों एक ही बात है, झिलमिलाना। ऑब्जेक्ट्स, वस्तुओं का, सीन थ्रू अ टर्बुलेंट स्ट्रीम ऑफ हॉट एयर। जब हवा गर्म होती है, ठीक, जब हवा गर्म होती है तो ऐसे लहराते हुए आग के पास, ठंडियों में आग के पास हम लोगों ने देखा है, जब आग जलाई जाती है तो आग के ऊपर की जो हवा होती है, हमको ऐसा लगता है कि वो हवा जो है ऐसे लहराते हुए ऊपर जा रही है, ऐसे लहराते हुए ऊपर जा रही है, टर्बुलेंट है। ठीक है, टर्बुलेंट का मतलब क्या, स्थिर नहीं है, उसमें हलचल है, ऐसे लहराते हुए, है ना, फ्लिकरिंग हो रही है, वेवरिंग हो रही है। तो ये लहराते हुए जाना क्या है, वेवरिंग, फ्लिकरिंग, या इसी को कहते हैं टर्बुलेंट स्ट्रीम। तो जब एबव ए फायर आर रेडिएटर, तो हमारे पास अगर फायर है, आग है, तो आग के ऊपर की हवा को, ठीक है, आग के ऊपर की हवा को हमने फील किया है, पार्टिकल्स के थ्रू हमने देखा है
कि वो ऐसे ऐसे करते हुए ऊपर जाती है, ऐसे ऐसे करते हुए, ठीक है, हिलती रहती है, ठीक है ना, एक जगह कांस्टेंट ऊपर नहीं जाती है, हिलते हुए जाती है, तो इसको बोलते हैं टर्बुलेंट स्ट्रीम। आर रेडिएटर, अब ये रेडिएटर क्या होता है, वही जो जनरेटर में या आजकल तो कुछ मॉडर्न गाड़ियों में, 4 पहिया वाहनों में और 2 पहिया वाहनों में भी रेडिएटर लगाया जाता है। रेडिएटर में क्या करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि जनरेटर में एक जालीनुमा स्ट्रक्चर रहता है, उसमें पानी डालते हैं लोग, और जब पानी डालते हैं तो जनरेटर उसी पानी से क्या होता है, कूल होता है, ठंडा होता है। तो रेडिएटर भी गर्म होता है, तो रेडिएटर के आसपास की भी हवा क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो जब उसकी आसपास की हवा को हम देखेंगे तो वो ऐसे फ्लिकरिंग, वेवरिंग या टर्बुलेंट स्ट्रीम के फॉर्म में, यानी लहराते हुए ऊपर जाते हुए दिखेगी। या आग के पास, हमने ठंडियों में देखा ही है कि आग के पास क्या होता है, ऐसे 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 हवा जो है ऊपर जाती है, ठीक है। द एयर जस्ट एबव द फायर, ऐसा क्यों होता है, द एयर, हवा, जस्ट एबव द फायर, ठीक ऊपर, किसके ठीक ऊपर, आग के ठीक ऊपर की हवा, मान लो ये आग है तो इसके ठीक ऊपर की हवा बिकम्स हॉटर, गर्म हो जाती है, देन द एयर फर्दर अप, ठीक, ये हवा जो है आग के ऊपर की हवा है तो ये गर्म हो जाएगी, ठीक। अब इस गर्म हवा के जो ऊपर हवा है वो तो ठंडी होगी ना इससे, तो अपने से ऊपर वाली हवा, अपने से ऊपर वाली हवा से ये गर्म हो जाती है और इसके ऊपर वाली हवा इससे क्या रहती है, ठंडी रहती है, ठीक। द हाटर एयर इज लाइटर, जो गर्म हवा होती है वो हल्की होती है। अब गर्म हवा हल्की क्यों हो जाती है, जब हवा गर्म हो जाती है तो उसके पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं। अब जब पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं तो वो कम घनी हो जाती है। जाहिर सी बात है, अगर पार्टिकल्स पास पास हैं तो ज़्यादा घना होगा, पार्टिकल्स पास हैं तो ज़्यादा घना होगा, और पार्टिकल्स दूर दूर हैं तो कम घना होगा। तो जब हवा गर्म हो जाती है तो पार्टिकल्स दूर हो जाते हैं, पार्टिकल्स के बीच गैप ज़्यादा बढ़ जाता है, गैप ज़्यादा बढ़ गया मतलब वो हवा कम डेंस हो जाती है, कम घनी हो जाती है। देन द कूलर एयर, अब जो कूलर एयर होती है, ठंडी हवा होती है, उसके पार्टिकल्स पास होते हैं, उसके पार्टिकल्स पास होते हैं तो वो ज़्यादा डेंसर होती है, ज़्यादा घनी होती है, ठीक। अब जो ठंडी हवा होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है और गर्म वाली का स्लाइटली लेस, कम होता है, किससे, ठंडी हवा से, ठीक है। ऐसा कैसे हुआ, हमने देखा कि हम आग के पास बैठे हुए हैं, ठीक है, आग के पास बैठे हुए हैं तो आग के जस्ट ऊपर वाली हवा गर्म हो जाएगी, ठीक, और ये गर्म हवा के ऊपर वाली हवा क्या रहेगी, ठंडी रहेगी, ठीक है। अब जो गर्म हवा है और ये ठंडी हवा है, तो गर्म हवा के पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे, भाई एनर्जी उनकी बढ़ जाएगी, उनको गर्मी लग रही है, गर्म कर दिए, एनर्जी बढ़ा दिए, तो एनर्जी जैसे ही बढ़ाएंगे उसके पार्टिकल्स कहाँ हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, तो गर्म हवा कम डेंस हो जाएगी, पार्टिकल्स दूर दूर हो गए तो कम घनी हो जाएगी। लेकिन जो ठंडी हवा है उसके पार्टिकल्स तो पास है ना, उसके पार्टिकल्स क्या हैं, पास हैं, भाई ठंडी है तो इसकी एनर्जी कम है, एनर्जी डाउन है तो पार्टिकल्स पास हैं, तो ये ज़्यादा घनी होती है। तो ठंडी हवा ज़्यादा घनी होती है, गर्म हवा कम घनी होती है। तो जब ये कम घनी है गर्म हवा तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, मतलब इसमें कोई भी आराम से आ जा सकता है। भाई अगर जगह हमारे पास पर्याप्त है, गैप ज़्यादा है तो उसमें कोई भी घुस सकता है आराम से, और अगर गैप कम है तो घुसना आसान नहीं होगा। तो ठंडी हवा में गैप कम होता है तो वहाँ घुसना आसान नहीं होता है, और जब वहाँ घुसना आसान नहीं होता है तो जो लाइट होती है वो ज़्यादा बेंड होती है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो जाता है। और जो गर्म हवा थी उसके पार्टिकल्स दूर दूर हैं तो वहाँ घुसना आसान है, तो वहाँ लाइट रे ज़्यादा बेंड नहीं होती है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कम होता है। वो लाइट को कम बेंड करेगी, क्यों, क्योंकि जगह ज़्यादा है। अब जब जगह ज़्यादा है तो कम मुड़ना पड़ेगा ना लाइट को, भाई लाइट आराम से चली जाएगी, मुड़ना कम पड़ेगा। लेकिन जब ठंडी हवा थी तो जगह कम थी, क्योंकि जगह कम थी तो लाइट को बार बार क्या करना पड़ेगा, दबना पड़ेगा,
कम जगह होने की वजह से एडजस्ट करना पड़ेगा, दबना पड़ेगा। तो ठंडी हवा में एडजस्ट करना पड़ रहा है और गर्म हवा में पर्याप्त जगह है तो आराम से निकल जा रही है। तो गर्म हवा में कम बेंड हो रही है और ठंडी हवा में ज़्यादा बेंड हो रही है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि गर्म हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है और ठंडी हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इसी वजह से हमको ये वेवरिंग देखने को मिलती है, फ्लिकरिंग देखने को मिलती है। ठीक है, होता क्या है, जो हवा गर्म हो जाती है वो भाग के ऊपर जाती है, ठीक, वो भाग के ऊपर जाती है, ठीक है। और जब वो ऊपर जाती है तो ठंडी हवा भारी होती है, वो कहाँ आ जाती है, नीचे। तो फिर वो ठंडी हवा गर्म होती है, तो ऐसे ऊपर नीचे का ऊपर नीचे होता रहता है और माहौल ऐसा ऐसा बनता रहता है। ठीक है, माहौल ऐसा ऐसा बनता रहता है। तो ये चीज़ है। तो ये हो गई फ्लिकरिंग। तो ये जो फ्लिकरिंग हम लोगों ने देखा, ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का एक एग्जांपल ही है, समझ लो। ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हुआ भाई। वायुमंडल, वायु मतलब हवा, ठीक, हवा की ही वजह से ऐसा हुआ ना। हवा गर्म है, ठंडी है, तो जब गर्म ठंडे का कम्बिनेशन बन रहा है तो जिस ऑब्जेक्ट को हम आग के उस पार देख रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो गर्म हवा के थ्रू भी देखेंगे और ठंडी हवा के थ्रू भी देखेंगे। दोनों को देखेंगे तो दोनों के थ्रू एक ही साथ देखेंगे ना। ऊपर ठंडी हवा होगी, नीचे गर्म हवा होगी, अब दोनों में एक ही साथ देखेंगे तो होगा क्या, गर्म हवा का सीन कुछ और होगा, वो तो फ्लिकर कर रही है, अब उसकी वजह से वो ठंडी हवा भी फ्लिकर कर रही है। तो जो ऑब्जेक्ट सामने का देखेंगे वो भी क्या करेगा, हिलेगा, फ्लिकर करेगा। ये चीज़ है। अब आगे हम लोग एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में और चीज़ों को देखते हैं। तो अभी हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में बता रहे थे, कुछ आग वाग के बारे में बताया हमने कि आग के पास हम बैठे हैं तो हो क्या रहा है कि आग के जस्ट ऊपर की हवा गर्म है और उस गर्म हवा के जस्ट ऊपर की हवा कैसी है, ठंडी है। ठंडी हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, मतलब वो ज़्यादा बेंड करेगी। गर्म हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, यानी वो कम बेंड करेगी। वजह क्या है, गर्म हवा के पार्टिकल्स दूर दूर हो गए तो वहाँ जगह बन गई, जगह बन गई तो लाइट आराम से आ जा सकती है, तो कम बेंड होगी। और ठंडी हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होने का मतलब वो ज़्यादा घनी है। अब घनी आबादी है तो वहाँ आना जाना मुश्किल होगा, तो लाइट को ज़्यादा बेंड होना पड़ेगा। तो यही हो रहा है। तो अभी अभी हमने बताया कि जब आग के पास बैठ करके ऐसे गर्म हवा ठंडी हवा, गर्म हवा ठंडी हवा ऊपर नीचे होती रहती है, तो जस्ट सामने वाली चीज़ को जब हम देखते हैं तो सामने वाली चीज़ फ्लक्चुएट करती है, ठीक है, हिलती हुई दिखती है, हिलती हुई दिखती है, ठीक है ना, हिलती हुई दिखेगी, मतलब स्टेबल नहीं दिखेगी। वही यहाँ पे लिखा हुआ है जो अभी बताएं, सिंस द फिजिकल कंडीशन ऑफ द रिफ्रैक्टिंग मीडियम, जैसा कि फिजिकल कंडीशंस, भौतिक परिस्थितियाँ ऑफ द रिफ्रैक्टिंग मीडियम, जो फिजिकल कंडीशन है रिफ्रैक्टिंग मीडियम का, ठीक, रिफ्रैक्टिंग मीडियम, जिस मीडियम के कारण, हवा के कारण क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन हो रहा है, भटकना। रिफ्रैक्शन का मतलब भटकना। तो हवा की वजह से ही लाइट क्या हो रही है, भटक रही है। हवा की वजह से ही ना हो रहा है, ऐसा भटकना हो रहा है, फ्लिकरिंग हो रहा है। तो जो हवा है यानी रिफ्रैक्टिंग मीडियम एयर है, उसकी फिजिकल कंडीशंस नॉट स्टेशनरी, स्टेबल नहीं है, रुकी हुई नहीं है, ठीक है, स्टेबल नहीं है। द अपारेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो होगा क्या, द अपारेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब जो ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं आग के थ्रू, ऑफ द ऑब्जेक्ट एज सीन थ्रू द हॉट एयर, जब गर्म हवा से हो करके वस्तु को देखेंगे, ठीक, तो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, फ्लक्चुएट होगा, हिलता हुआ दिखेगा, स्टेबल नहीं दिखेगा। दिस वेवरिंग इज दस, तो ये जो झिलमिलाहट है, झिलमिलाते हुए दिखेगा, ये जो झिलमिलाहट है, एन इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ये झिलमिलाहट वायुमंडलीय अपवर्तन का एक क्या है, प्रभाव है। ये जो झिलमिलाहट है वायुमंडलीय अपवर्तन का एक प्रभाव है। तो हम लोगों ने एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को समझ लिया कि जब एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर्स बन जाती हैं, यानी हवा में ही दो तरीके की लेयर बन गई, एक गर्म हवा बन गई, एक ठंडी हवा बन गई, तो किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है, किसी का ज़्यादा, यानी कोई कम घना हो जाता है, कोई ज़्यादा घना हो जाता है।
तो इससे होता क्या है, जब उनसे हो करके ऑब्जेक्ट्स को हम देखते हैं तो जो लाइट हमारी उस ऑब्जेक्ट से जो लाइट हमारी आंखों तक आती है, ठीक, वो लाइट उस गर्म हवा, उस ठंडी हवा से पास होकर के आती है। अब जैसे ही लाइट उस गर्म और ठंडी हवा में घुस करके आएगी तो गर्म ठंडी हवा ऊपर नीचे और ऐसे ऐसे झिलमिला रहे हैं, तो जो ऑब्जेक्ट है वो भी हमको झिलमिलाते हुए दिखेगा। ये किसकी वजह से हो रहा है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। अब आगे हम लोग देखेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कुछ उदाहरण, जिससे ये और क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो अभी हम लोग एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को देख रहे थे। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में हमने बताया कि भाई जो हमारा वायुमंडल है, ठीक, उस वायुमंडल में बहुत सारी लेयर्स हैं, गैसेज की, एयर की, पार्टिकल्स की, बहुत सारी क्या हैं, लेयर बाय लेयर करके हैं, एक के बाद एक लेयर ही है, ठीक। तो बहुत सारी लेयर्स हैं। तो कोई लेयर घनी होती है, कोई लेयर कम घनी होती है, कोई लेयर ज़्यादा घनी होती है। तो जो ज़्यादा घनी होती है उसके पार्टिकल्स पास होते हैं, तो लाइट जब आती है तो लाइट दबती जाती है उसमें। भाई जगह कम रहेगी, किसी भी, जैसे कमरा है उसमें अगर जगह कम है तो कोई भी आएगा तो दब के ही बैठेगा। तो वैसे ही लाइट जब आती है और जगह कम रहती है तो बेचारी दब जाती है। और एक लेयर ऐसी है जिसके पार्टिकल्स दूर दूर हैं। तो कमरा है, अगर उसमें पूरा कमरा भरा नहीं है, बच्चे दूर दूर बैठे हैं, तो कोई आएगा तो आराम से उसमें बैठ जाएगा। तो जब जगह होती है तो लाइट आती है तो कम बेंड होती है, ठीक है, कम दबना पड़ता है। जब कम घना होता है तो कम दबना पड़ता है, ज़्यादा घना होता है तो ज़्यादा दबना पड़ता है। तो हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारी लेयर्स हैं। कोई कम ज़्यादा घना है तो उसमें ज़्यादा दबना पड़ेगा, कोई कम घना है तो उसमें कम दबना पड़ेगा। तो लाइट जो है बार बार दबेगी उठेगी, दबेगी उठेगी, मतलब अपने रास्ते से भटकेगी, ऐसे कह लो, उठना नहीं, ये कहो कि रास्ते से बार बार क्या होती जाएगी, भटकती जाएगी। और ये एटमॉस्फेयर की वजह से हो रहा है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, वायुमंडलीय अपवर्तन। अब इसका एग्जांपल है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ठीक है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार को हम लोग समझते हैं। तो जो तारों का टिमटिमाना है इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये किस वजह से होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, यानी वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से ऐसा होता है, ऑफ स्टार लाइट, ठीक है। तो जो तारा है, ठीक, तारे की जो लाइट है उसका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो जाता है। तारे की लाइट का एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो जाता है। मतलब क्या? जब तारे की लाइट हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है तो उसको कई लेयर्स से गुजरना पड़ता है, ठीक। तो हर लेयर उसको कुछ ना कुछ बेंड करती है, ठीक है। तो अब तारे की लाइट का क्या हो गया? रिफ्रैक्शन हुआ। बेंड होना मतलब रिफ्रैक्शन हुआ। अब एटमॉस्फेयर की वजह से हुआ, इसीलिए एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो तारे की लाइट का एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो गया ऑन इंटरिंग द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। कब? जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती है। तारे से जो लाइट है जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती है, ठीक, तो उसको लेयर बाय लेयर हमारे वायुमंडल में कई लेयर से क्या करना पड़ता है? गुजरना पड़ता है। बेंड होती जाती है, बेंड होती जाती है, रिफ्रैक्शन हुआ, रास्ते से भटक गई। अब क्योंकि एटमॉस्फेयर की वजह से हुआ तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक। अब अंडरगोज रिफ्रैक्शन कंटिन्यूसली, हमने बताया ना कि बहुत सारी लेयर्स होती हैं, तो लेयर बाय लेयर वो बेंड होती जाती है। बेंड होने का मतलब क्या? रिफ्रैक्शन होना। लगातार रिफ्रैक्शन होता है, लगातार बेंड होती है बिफोर इट रीचेज द अर्थ, अर्थ पे पहुंचने से पहले। जब तक वायुमंडल में रहेगी लाइट, जब तक वायुमंडल से गुजरेगी तब तक बेंड होगी, ठीक, जब तक कि अर्थ पे पहुंच न जाए। यानी अर्थ पे पहुंचने से पहले उसका रिफ्रैक्शन होता रहेगा। तो लगातार रिफ्रैक्शन होगा जब तक कि वो अर्थ पे पहुंच ना जाए। द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन अकर्स इन अ मीडियम ऑफ ग्रेजुअली चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। होता क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है, जैसे हमने बताया लेयर्स हैं, सब बेंड करेंगी। तो क्योंकि वो लेयर्स किसकी हैं? एटमॉस्फेयर की हैं, तो इसीलिए कहेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन अकर्स होता है इन अ मीडियम ऑफ ग्रेजुअली चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, धीरे धीरे चेंजिंग, बदल रहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ऐसे मीडियम में वो लाइट आ रही है, ऐसे मीडियम में वो लाइट आ रही है जिसमें धीरे धीरे करके
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। एक लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, दूसरे लेयर पे पहुँचे उसका अलग है, तीसरे लेयर पे पहुँचे उसका अलग है, चौथे पे पहुँचे उसका अलग है, पाँचवें पे पहुँचे उसका अलग है। तो धीरे धीरे करके धीरे धीरे बदलने वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में ठीक एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हुआ। तो हम लोगों ने क्या देखा, ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों हो रहा है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट। जो स्टार लाइट है उसका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो जाता है ऑन इंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर। कब, जब वो अर्थ की एटमॉस्फेयर में घुसता है, ठीक है। और जब अर्थ की एटमॉस्फेयर में घुसता है तो लगातार रिफ्रैक्शन होता है, कंटिन्यूसली माने लगातार उसका क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। इससे पहले कि वो अर्थ पे पहुँचे, अर्थ पे पहुँचने से पहले उसका लगातार रिफ्रैक्शन होगा। द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन अकर्स। अब जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है वो होता है किस में होता है, ऐसे माध्यम में जो जिसमें धीरे धीरे बदल रहा होता है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बताया, एक लेयर का अलग, एक लेयर का अलग, एक लेयर का अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स धीरे धीरे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ऐसे में एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रहा है। अब आगे और देखते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के बारे में। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स में आगे हम लोग देखते हैं क्या हो रहा था। जब स्टार से लाइट आ रही थी तो उसको बार बार बेंड होना पड़ रहा था। क्यों, बार बार उसका रिफ्रैक्शन हो रहा था। क्यों, क्योंकि हर लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता जा रहा था, धीरे धीरे बदलता जा रहा था। अब आगे देखते हैं, सिंस द एटमॉस्फेयर बेंड्स द स्टार लाइट। अब जैसा कि हमने देखा, द एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर है वो बेंड कर देता है, माने रिफ्रैक्शन कर देता है। किसका, स्टार लाइट का। स्टार लाइट को क्या कर देता है, बेंड कर देता है टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल की तरफ। हमने उधर पीछे बताया था कि नॉर्मल वगैरह क्या होता है, तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर देता है, ठीक है ना। द अपारेंट पोजीशन, ये नहीं समझ में आ रहा, बस इतना समझो कि बेंड हो जाता है। क्यों बेंड हो रहा है, क्योंकि धीरे धीरे लेयर बाय लेयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। तो तारे से जो लाइट आ रही है उसको अपना रास्ता धीरे धीरे क्या करना पड़ेगा, बेंड करना पड़ेगा, मोड़ना पड़ेगा। तो द अपारेंट पोजीशन, ठीक, दिखने वाली पोजीशन ऑफ द स्टार इज स्लाइटली डिफरेंट, ठीक है। तो तारा जहाँ दिखता है स्लाइटली, हल्की सी डिफरेंट होती है फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजीशन। मतलब तारा जहाँ असल में होता है ना वहाँ नहीं दिखता, ठीक है, उससे थोड़ा हट के दिखता है। यहाँ देखो, जैसे ये स्टार है, स्टार से लाइट आ रही है, तो जब स्टार मान लो यहाँ पे, यहाँ तक तो ठीक है स्पेस में है, लेकिन जैसे यहाँ आई, यहाँ से मान लो हमारा एटमॉस्फेयर स्टार्ट हो गया। तो जब हमारा एटमॉस्फेयर स्टार्ट हुआ तो धीरे धीरे ये बेंड होती जाएगी और बेंड होके हमारी आँख पे पहुँचेगी, ठीक, बेंड होती जाएगी और हमारी आँखों पे पहुँचेगी। अब हमारी आँखों पे जब पहुँचेगी तो हमारी आँख को लगेगा कि ये लाइट ऐसे बेंड होके आई है, तो हमारी आँख को लगेगा कि लाइट इधर ही से आई है ना। ये बेंड होते होते ऐसे बेंड हो गई, ऐसे हो गई, तो आँख को लगेगा लाइट ऐसे आई है, ठीक है। आँख को लगेगा लाइट ऐसे आई है तो आँख को तारा यहीं दिखाई देगा, यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। क्यों ऐसा हो रहा है, बेंड हो गई है। अब जो बेंड लाइट आँखों पे पहुँची है तो जिस एंगल से वो बेंड हुई है आँख को लगेगा कि उसी एंगल से लाइट रे आई है, तो आँख हमारी वहीं उसी एंगल पे तारे को देखेगी, एक्चुअल पोजीशन पे नहीं देखेगी, ठीक है। तो स्लाइटली डिफरेंट है, हल्का सा डिफरेंस आ गया है पोजीशन में। अब ठीक, जहाँ था तारा एक्चुअल पोजीशन पे वहाँ नहीं दिख रहा है, स्लाइटली डिफरेंट पोजीशन पे दिख रहा है। तो वही हम कह रहे हैं, द अपारेंट पोजीशन ऑफ द स्टार, ठीक, दिखने वाली जो पोजीशन होती है स्टार की एक्चुअल पोजीशन से क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है, ठीक। अब देखो, द स्टार अपीयर्स स्लाइटली हायर देन इट्स एक्चुअल पोजीशन। अब देख ही सकते हो, जो तारा है वो अपनी वास्तविक स्थिति से, एक्चुअल पोजीशन से ऊपर दिख रहा है ना। जो तारा है वो अपनी एक्चुअल पोजीशन से स्लाइटली हायर दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है। दिस अपारेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इज नॉट स्टेशनरी। अब ये अपारेंट पोजीशन भी स्टेशनरी नहीं होती है, ये नहीं कि अब यहाँ दिख रहा है आँख को तो बार बार यहीं दिखेगा, ये भी बदलती रहती है।
कभी यहाँ दिखा, 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 इधर उधर बदलती रहेगी, ठीक है, बट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो जो अपारेंट पोजीशन है, एक्चुअल पोजीशन पे तो दिख नहीं रहा है, अपारेंट पोजीशन पे ही दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है। तो अब ये वाली पोजीशन भी बार बार चेंज होती रहेगी। क्यों? सिंस द फिजिकल कंडीशंस ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर आर नॉट स्टेशनरी, है ना, क्योंकि जो हमारी अर्थ है उसके एटमॉस्फेयर की फिजिकल कंडीशंस भी स्टेशनरी नहीं है। जो गैसेज हैं, जो हवाएं हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो अप डाउन होते रहते हैं, इधर उधर अप डाउन, ऊपर नीचे अप डाउन होते रहते हैं। तो पार्टिकल्स बार बार मूव कर रहे हैं, अब वेवरिंग कर रहे हैं, फ्लिकरिंग कर रहे हैं। तो जब पार्टिकल्स वेवरिंग कर रहे हैं, फ्लिकरिंग कर रहे हैं, तो उनसे जो लाइट आएगी वो भी तो झूमते हुए आएगी ना। जब पार्टिकल्स नशे में हैं, है ना, हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें जितनी भी लेयर्स हैं, तो हर लेयर्स के पार्टिकल्स नशे में झूम रहे हैं। तो जब वो झूम रहे हैं तो जो लाइट आएगी वो भी झूमते हुए आएगी। तो कभी नशे में यहाँ दिखेगा, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, ऐसे। तो ये भी बेचारा नशे में हो जाएगा, इसकी पोजीशन भी हमको नशे में दिखाई देगी। तो ये हुआ। तो हमने क्या देखा, जो स्टार लाइट है वो एटमॉस्फेयर की वजह से बेंड हो जा रही है, बेंड होती जा रही है, बेंड हो गई। जैसे ही एटमॉस्फेयर में एंट्री ली, लेयर बाय लेयर आती जाएगी, लेयर बाय लेयर आती जाएगी, बेंड होती जाएगी, बेंड होती जाएगी। तो एक पर्टिकुलर एंगल पे जाके आँख पे मिलेगी। अब आँख को लगेगा कि इसी एंगल से लाइट आई, तो आँख उसी एंगल पे देखेगी। तो आँख को यहाँ ना दिख करके यहाँ दिखाई देगा। ये एक्चुअल पोजीशन होती है और ये अपारेंट पोजीशन होती है, ठीक है। अब ये अपारेंट पोजीशन भी चेंज होती रहती है। क्यों? हमने बताया कि जब लाइट आएगी तो हमारा जो वायुमंडल है वो खुद भी स्टेशनरी नहीं है, वो भी नशे में होता है, ठीक। तो एटमॉस्फेयर की जो फिजिकल कंडीशन है वो स्टेशनरी नहीं है, वो भी हिल डुल रहा है। तो जब वो हिल डुल रहा है, वो नशे में है, तो जो लाइट उससे हो करके आएगी वो भी बेचारी हिलती डुलती आएगी, कांपते हुए आएगी। तो बार बार पोजीशन क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। अब आगे और देखते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स में। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स में हम लोगों ने देखा कि कैसे जो है लाइट रे आ रही है, एटमॉस्फेयर में एंटर कर रही है, और जब एटमॉस्फेयर में एंटर कर रही है तो कंटिन्यूसली उसका रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, क्योंकि हर लेयर का, एटमॉस्फेयर की हर लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अलग अलग होता है। तो रिफ्रैक्शन हो रहा है। अब जब बार बार रिफ्रैक्शन हो रहा है तो हमने पाया कि एंट्री लेने के बाद बेंड हो जा रही है, तो एक एंगल पे आके आई पे मिल रही है। तो आई को लगता है इसी एंगल से लाइट आई है, तो आई को स्टार जो है उसी एंगल पे दिखता है, ठीक है। तो एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा ऊपर दिखता है, ठीक। अब आगे हम लोग देखते हैं, एज द पाथ ऑफ रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार गोज ऑन वेराइंग, जैसा कि द पाथ ऑफ रेज, ठीक, जो ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार, स्टार से जो लाइट आ रही है, ठीक, उनका रास्ता, स्टार से जो लाइट आ रही है उनका रास्ता गोज ऑन वेराइंग, बदलता रहता है। स्टार से जो लाइट आ रही है उसका रास्ता क्या होता है, बदलता रहता है, स्लाइटली, हल्का हल्का। द अपारेंट पोजीशन ऑफ द स्टार फ्लक्चुएट्स, तो जो अपारेंट पोजीशन है स्टार की वो क्या होती है, फ्लक्चुएट होती है। ये तो हमने अभी बताया कुछ देर पहले कि जो फिजिकल कंडीशंस होती है हमारे एटमॉस्फेयर की, वो स्टेशनरी नहीं होती हैं, स्टेबल नहीं होती, वो भी नशे में होती हैं। तो जब वो नशे में है तो जो लाइट आ रही है वो भी बेचारी नशे में हो जा रही है स्टार की, तो स्टार भी इधर उधर हमको दिख रहा है, तो फ्लक्चुएट हो रहा है। एंड द अमाउंट ऑफ स्टार लाइट एंटरिंग द आई, और स्टार से जो लाइट आ रही है उसका अमाउंट जो हमारी आँख में घुस रहा है, फ्लिकर करता है, ठीक है, झिलमिल करता है। तो जो स्टार लाइट आ रही है जो कि हमारी आँख में क्या कर रही है, एंटर कर रही है, जो स्टार लाइट आई हमारी आँख में घुसी, ठीक, वो फ्लिकर करती है, ठीक है, फ्लिकर करती है। द स्टार समटाइम्स अपीयर ब्राइटर, अब जब ऐसा होता है कि वो फ्लिकर करती है तो जो तारा है कभी कभी चमकीला दिखता है, ब्राइटर दिखता है, एंड सम टाइम अदर टाइम फेंटर, और कभी कभी कम चमकीला दिखेगा, कभी ज़्यादा चमकीला दिखेगा, कभी कम चमकीला दिखेगा, कभी चमकता हुआ दिखेगा, कभी धुंधला दिखेगा, चमकता हुआ धुंधला, ऐसे। विच इज़ द ट्विंकलिंग इफेक्ट, और इसी को हम कहते हैं ट्विंकलिंग इफेक्ट, ठीक है।
तो हमने क्या देखा, जैसे ही जो लाइट आ रही है स्टार से, उसका रास्ता क्या हो रहा है, बदल रहा है बार बार, तो उसकी अपारेंट पोजीशन भी क्या हो रही है, फ्लक्चुएट हो रही है, इधर उधर हो रही है। और जो स्टार की लाइट है जो हमारी आँख में आ रही है, वो क्या होती है, फ्लिकर करती है। वो क्या करती है, फ्लिकर करती है। अरे कभी ज़्यादा लाइट आ जाएगी, कभी कम आएगी, कभी ज़्यादा आएगी, कभी कम आएगी, है ना। तो जब कभी ज़्यादा आ जाएगी लाइट तो ब्राइटर दिखेगा, कम लाइट आएगी तो कम दिखेगा, विच इज़ द ट्विंकलिंग इफेक्ट। और यही ट्विंकलिंग इफेक्ट है। और ये किसकी वजह से हुआ, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। तो पोजीशन तो इधर उधर दिख ही रही है। अब साथ ही जो लाइट आएगी वो भी कभी ज़्यादा आएगी, कभी कम आएगी। भाई जो एटमॉस्फियर है उसकी फिजिकल कंडीशंस स्टेशनरी है नहीं, हाँ। कभी मान लो पार्टिकल्स पास आ गए, जब पास आ गए तो कम लाइट को आने देंगे, कभी दूर हो गए तो ज़्यादा लाइट को आने देंगे। तो ऐसा होता है, ज़्यादा आएगा तो ब्राइटर दिखेगा, कम आएगा तो कम दिखेगा, ऐसे। तो ये हुआ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का एग्जांपल, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। अब इसमें आगे एक चीज़ और हम लोग समझेंगे कि स्टार्स तो ट्विंकल करते हुए दिखते हैं, लेकिन प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकल करते हुए दिखते हैं, देखते हैं। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे ट्विंकलिंग इफ़ेक्ट में कि स्टार तो कैसे ट्विंकल करते हैं। स्टार का हम लोगों ने देख लिया कि स्टार से लाइट आ रही है और जैसे ही एटमॉस्फेयर में एंट्री ले रही है, बेंड होती जा रही है। बेंड होकर के ही हमारी आँख पे एक एंगल पे पड़ रही है। जिस एंगल पे हमारी आँख पे पड़ी है उसी एंगल पे लगता है हमारी आँख को कि उसी एंगल से लाइट आ रही है। तो हमारी आँख को उसी एंगल पे स्टार दिखता है। तो वो अपारेंट पोजीशन होती है, ये एक्चुअल पोजीशन होती है। और हमने देखा कि एक्चुअल पोजीशन से अपारेंट पोजीशन कहाँ है, हायर है, ऊपर है, ठीक है। फिर हमने ये भी देखा कि स्टार से जो लाइट आती है कभी ज़्यादा आती है, कभी कम आती है। तो जब ज़्यादा आती है तो ब्राइटर दिखता है, कभी कम आती है तो कम दिखता है, ठीक। तो स्टार का तो ट्विंकलिंग इफेक्ट हो गया। हम लोगों ने समझ लिया कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से वो स्टार जो है ट्विंकल कर रहा है। लेकिन जो प्लैनेट्स होते हैं आखिर उनसे भी तो लाइट आती होगी, और वो भी लाइट एटमॉस्फेयर से ही आती होगी, तो प्लैनेट्स भी ट्विंकल करने चाहिए। तो वही सवाल उठाया गया कि वाई डोंट द प्लैनेट्स ट्विंकल, ग्रह क्यों नहीं ट्विंकल करते हैं, ये क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। ट्विंकल माने टिमटिमाना। अब देखो इसका एक जवाब है, स्टार्स आर वेरी डिस्टेंट। जो तारे हैं वो बहुत दूर हैं, तारे बहुत क्या हैं, दूर हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली जो है पॉइंट साइज सोर्सेज ऑफ लाइट, ठीक। तो जो तारे हैं वो कितने दिखते हैं, पॉइंट जितने छोटे दिखते हैं। तो लाइट के कैसे सोर्स हो गए, पॉइंट साइज सोर्सेज, ठीक है। तो बिंदु आकार के स्रोत हो गए लाइट का। जो तारे हैं वो लाइट का कैसा सोर्स है, हो गए बिंदु आकार का स्रोत, इतना छोटा सोर्स। अब इतने छोटे से सोर्स से बस उतनी ही लाइट तो आएगी ना, पॉइंट जितनी लाइट आएगी। तो पॉइंट जितनी लाइट आएगी तो हम मान लेंगे एक ही लाइट आ रही है, ठीक। तो स्टार से बस सिंगल लाइट आ रही है, पॉइंट जितनी लाइट आ रही है, बस ख़त्म बात। अब जब प्लैनेट्स की बात आती है, द प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू द अर्थ। तारे तो बहुत दूर हैं, लेकिन जो प्लैनेट्स हैं वो अर्थ के पास होते हैं। एंड आर द सीन एज एक्सटेंडेड सोर्सेज। तो तारों को हम पॉइंट साइज सोर्स देख रहे थे। तारों को किस रूप में देख रहे थे, बिंदु आकार के स्रोत के रूप में, पॉइंट साइज सोर्स के रूप में। लेकिन जो प्लैनेट है उसको एक्सटेंडेड सोर्स के रूप में देखेंगे, बड़े सोर्स के रूप में देखेंगे, क्योंकि वो पृथ्वी के पास है। तो जब पास है तो बड़ा दिखेगा, तो उसको बड़ा सोर्स लेंगे। अब जब बड़ा सोर्स लेंगे तो हम क्या करेंगे, इफ़ वी कंसीडर अ प्लैनेट, अगर हम एक प्लैनेट को मान लें एज अ कलेक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्सेज ऑफ लाइट। हम अब जैसे मान लो हमारे पास प्लैनेट है, हमारे पास प्लैनेट हो गया, ठीक। तो अब इस प्लैनेट में हमने मान लिया कि बहुत सारे पॉइंट्स हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6, ऐसे बहुत सारे क्या हैं, पॉइंट्स हैं, ठीक। तो प्लैनेट में हमने लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्सेज ऑफ लाइट मान लिया। अब प्लैनेटवा बड़ा दिख रहा है, तो क्योंकि वो बड़ा दिख रहा है तो उसमें बहुत सारे पॉइंट हम मानेंगे। तारा पॉइंट जितना ही दिख रहा था तो उसमें एक ही पॉइंट मान रहे थे, और एक पॉइंट से पॉइंट जितनी लाइट आ रही थी। लेकिन जो प्लैनेट है वो बड़ा है
तो क्योंकि बड़ा है तो इसमें बहुत सारे पॉइंट होंगे, ठीक। तो मान लेंगे कि इसमें प्लैनेट में लाइट के सोर्सेज हैं, लाइट के सोर्सेज तो हैं लेकिन वो सारे क्या हैं, पॉइंट साइज हैं, ठीक। तो बहुत सारे पॉइंट साइज सोर्सेज हो जाएंगे लाइट के, किसमें, प्लैनेट में। अब द टोटल वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग आवर आई विल एवरेज आउट टू 0, ठीक है। अब जो लाइट हमारी आँख में एंट्री ले रही है, मान लो इस पॉइंट से भी लाइट आएगी, इस पॉइंट से भी लाइट आएगी, इससे भी 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 आएगी। तो होगा क्या, सारे पॉइंट सोर्सेज जो हैं, अगर हम प्लैनेट को ये मान लें कि इसमें बहुत सारे लाइट के पॉइंट साइज सोर्सेज हैं, बिंदु आकार के सोर्सेज हैं, तो उन सारे बिंदुओं से लाइट हमारी आँख में घुसेगी। अब वो सारी की सारी लाइट, ठीक है, उनका अगर हम एवरेज निकालेंगे तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगी, ख़त्म कर देंगी। सारी की सारी लाइट जो हमारी आँख में घुसेगी, सारी की सारी लाइट जो हमारी आँख में घुसेगी वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देगी, ख़त्म कर देगी। तो वही लिखा है विल एवरेज आउट टू 0, तो हमको एवरेज में क्या मिलेगा, 0। देयर बाई, जब लाइट ही नहीं कोई मिल रही है, देयर बाई नलीफाइंग द ट्विंकलिंग इफेक्ट, तो कोई ट्विंकल इफेक्ट हमको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तारे में ट्विंकल इफेक्ट देखने को क्यों मिल रहा था, क्योंकि वहाँ से एक ही लाइट चल रही थी, पॉइंट साइज का था तो पॉइंट साइज की लाइट चल रही थी। वही लाइट कभी ब्राइटर आ रही थी, कभी फेंटर आ रही थी, कभी चमकीली आ रही थी, कभी धुंधली आ रही थी, ठीक है। तो अब एक ही थी तो उसको कोई कैंसिल करने वाला नहीं था। लेकिन जो प्लैनेट है उसमें हमने बहुत सारे पॉइंट साइज के लाइट्स के सोर्सेज मान लिए, तो अब सारे पॉइंट से लाइट हमारी आँख में आएगी और आने के बाद सारे एक दूसरे को क्या कर देंगे, सारे एक दूसरे का एवरेज क्या कर देंगे, 0, एक दूसरे को काट पीट के 0 कर देंगे। अब इस तरह से नलीफाई कर देंगे द ट्विंकलिंग इफेक्ट, कोई ट्विंकलिंग इफेक्ट हमको दिखाई नहीं दिखेगा, माने जो प्लैनेट है वो टिमटिमाएगा नहीं। तो हम लोगों ने एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन देखा। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन किसकी वजह से हो रहा है, हमारे एटमॉस्फेयर की वजह से हो रहा है। एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर्स हैं, सबका अपना अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कोई कम बेंड करेगा, कोई ज़्यादा बेंड करेगा, कोई कम बेंड करेगा, कोई ज़्यादा बेंड करेगा। तो इस तरह से एटमॉस्फेयर में जब लाइट घुस रही है तो बेंड होती चली जा रही है, ठीक है, हर लेयर उसको बेंड कर रही है। यही क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। और इसी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से तारों का टिमटिमाना हो रहा है, ठीक। और हम लोगों ने इसी में एक और क्वेश्चन उठा लिया कि क्यों प्लैनेट्स नहीं टिमटिमाते हैं। तो तारे तो पॉइंट साइज होते हैं, बहुत दूर होते हैं, तो पॉइंट जितने दिखते हैं तो बस उतनी ही लाइट हमको हमारी आँख पे दिखती है। और ये बड़ा सोर्स है तो बड़े सोर्स से ज़्यादा लाइट आएगी, एक दूसरे के इफ़ेक्ट को ख़त्म कर देंगे, तो ट्विंकलिंग इफ़ेक्ट हमको दिखेगा ही नहीं। तो ये सब था। आगे हम लोग देखते हैं सनराइज़ के बारे में। हाँ, तो बात करनी थी एडवांस्ड सनराइज और डिलेड सनसेट। मतलब जो सनराइज है वो उगने के 2 मिनट पहले ही दिख जाता है, ठीक, और डूबने के 2 मिनट बाद तक दिखता रहता है, ठीक है। एक्चुअल में डूब जाता है लेकिन फिर भी हमको दिखता है। एक्चुअल में उगा नहीं रहता है लेकिन पहले ही हमको दिख जाता है। देखो, द सन इज़ विजिबल, जो सन है वो दिखता है हमको अबाउट 2 मिनट्स बिफोर द एक्चुअल सनराइज। जो एक्चुअल सनराइज है, सूर्य के वास्तव में उगने के पहले ही, सूर्य के वास्तव में उगने के पहले ही सूर्य हमको दिखने लगता है। वास्तव में उगने के पहले ही सूर्य हमको दिखने लगता है, ठीक। एंड अबाउट 2 मिनट्स आफ्टर एक्चुअल सनसेट, एंड अबाउट 2 मिनट्स आफ्टर एक्चुअल सनसेट, और सूर्य के वास्तव में डूबने के 2 मिनट बाद, वास्तव में डूबने के 2 मिनट बाद भी हमको वो दिखता है। मतलब अभी उगा नहीं है, उगने से पहले ही 2 मिनट पहले दिख जाएगा। उगा नहीं और 2 मिनट पहले ही दिख जाएगा। उगने के 2 मिनट पहले ही दिख जाएगा और डूबने के 2 मिनट बाद, डूबने के 2 मिनट बाद तक दिखता रहेगा। डूब जाता है फिर भी 2 मिनट बाद तक दिखता रहता है। और अभी उगा नहीं रहता है
उगा नहीं रहता है और 2 मिनट पहले हमको दिखाई देता है। ऐसा कैसे होता है समझते हैं। ऐसा होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, ठीक है। द सन इज़ विजिबल, सूर्य दिखाई देता है 2 मिनट्स बिफोर, 2 मिनट पहले वास्तविक उदय के, वास्तव में उदय होने के 2 मिनट पहले दिख जाता है, ठीक है। और वास्तव में डूबने के 2 मिनट बाद तक दिखता रहता है, यही है। अब ऐसा क्यों होता है समझते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। अब देखो ये मान लो कोई ऑब्जर्वर है, उसकी आँख है, ठीक। अब सन है, सन अभी डूबा हुआ है, सन कहाँ है, अभी डूबा हुआ है। तो सन जब डूबा हुआ है तो सन डूबा हुआ है, ठीक, लेकिन उसकी लाइट जो है लाइट तो आएगी। सन डूबा हुआ है फिर भी उसकी लाइट क्या करेगी, आएगी। अरे बस जस्ट 2 मिनट पहले की तो बात है, बस अब लाइट आने ही वाली है, सूर्य तो अब उगने ही वाला है, यानी लाइट अब आने ही वाली है। तो होता क्या है, लाइट जो है सन नहीं दिखता है, लेकिन सन की लाइट, एक्चुअल सन हमको नहीं दिखता है, ध्यान रहे, एक्चुअल सन हमको नहीं दिखता है, लेकिन उसकी जो लाइट होती है वो आती है। और जब वो आती है तो जब एटमॉस्फेयर में घुसती है तो बेंड हो जाती है, और हमारी आँख पे एक एंगल पे बेंड होती है। तो जब जिस एंगल पे हमारी आँख पे बेंड होगी, हमारी आँख को लगेगा कि उसी एंगल से लाइट रे आ रही है, तो हमारी आँख उधर ही देखेगी, तो हमारी आँख को उधर ही सूर्य दिखेगा, ठीक। तो एक्चुअल में सन यहाँ है, और यहाँ पे कौन सा सन है, अपारेंट सन, और यहाँ एक्चुअल सन है। तो क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हुआ, सन से जो लाइट आ रही थी वो बेंड हो गई, और जिस एंगल पे आँख पे बेंड हुई तो आँख को लगेगा कि भैया जो लाइट रे है इधर ही से आ रही होगी, इसी एंगल से आ रही होगी, तो आँख को सन यहीं दिखने लगता है, ठीक है। तो अभी उगा नहीं है, फिर भी 2 मिनट पहले ही क्या हो गया, दिख गया। और यही सीन होता है डूबने के वक्त। सूर्य डूब जाता है, डूबने के बाद भी उसकी लाइटियाँ जो है आती है, और ऊपर हमको क्या होता है, दिखाई देता है। मान लो डूब गया है, मान लो डूब गया है, तो अब इसकी जो लाइट आएगी वो बेंड होगी। अब जिस एंगल पे बेंड होगी तो आँख को लगेगा कि इसी एंगल से लाइट आ रही है, तो आँखियाँ जो है, जब आँख को लगेगा कि लाइट इधर से आ रही है तो वस्तु को वो यहीं देखेगी। तो सन हमको यहाँ दिखाई देता है, डूब गया है लेकिन फिर भी दिखाई दे रहा है। ऐसे ही उगने वाली कंडीशन में, मान लो अभी उगने वाला है तो लाइट आ रही है, लाइट आके बेंड हो जा रही है, तो जिस एंगल पे बेंड होगी अब उसी एंगल पे लाइट सीधे देखेगी, तो सन यहाँ दिखाई देगा। उगा नहीं है फिर भी दिख रहा है, डूबा नहीं है, डूब गया है फिर भी दिख रहा है, तो वही है। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से जो सन है वो एडवांस में सनराइज हमको दिख जाता है, और सनसेट जो है डिलेड होता है। मतलब क्या, सनसेट हो जाता है तब भी 2 मिनट तक वो दिखता रहता है, और सनराइज अभी हुआ नहीं रहता है, 2 मिनट पहले ही दिख जाता है, यही है। तो आज हम लोगों ने एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में समझा। आगे हम लोग और चीज़ों को समझेंगे, और लेक्चर्स आते रहेंगे, तब तक पढ़ते रहें। बाय बाय।